गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में अच्छे से जाना था कि कितने प्रकार के होते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या आणविक संरचना कैसी होती है। अपन ने डीएनए की स्ट्रक्चर को बना के अच्छे से समझा था, ठीक है। उससे आगे आज अपन इसकी जो फिजिकल कैरेक्टर्स है उनको जानेंगे कि इसके डीएनए के भौतिक गुण कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन डीएनए की पुनरावृत्ति, जिसे डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, की क्रियाविधि को या मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना वो है फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ डीएनए, जिन्हें बोलते हैं भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण। तो जब डीएनए के फिजिकल कैरेक्टर्स या भौतिक गुणों की बात आती है, तब अपन को अगर इसकी डिटेल पता है थोड़ी बहुत भी, तो अपन आसानी से ही बता सकता है। जैसे फर्स्ट में बात करूं कि जो डीएनए होता है उसमें सुपर कोइलिंग पाई जाती है। सुपर कोइलिंग पाई जाती है, यानी कि अत्यधिक कुंडलन पाया जाता है, जो इसका एक भौतिक गुण है। सेकंड, समायवता, इसे बोलते हैं आइसोमराइजेशन। ये इसमें होती है टोपो आइसोमरेज ग्रुप के एंजाइम्स उपस्थित होने के कारण। टोपो आइसोमरेज ग्रुप के एंजाइम्स प्रेजेंट होने के कारण, यानी कि डीएनए में टोपो आइसोमरेज ग्रुप के एंजाइम्स भी अवेलेबल होते हैं, जिनके आगे अपन डिटेल में बात करेंगे। तो इस टाइप के ग्रुप के जो एंजाइम्स होते हैं उनके कारण डीएनए में समायवता, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो समायवता, जिसे आइसोमराइजेशन कहते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने को, ठीक है। तो ये फिजिकल कैरेक्टर भी डीएनए में पाया जाता है। फिर थर्ड नंबर पे अपन बात करें विकृतीकरण, यानी डीएनए में विकृत होने का गुण भी पाया जाता है, जिसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, ठीक है। तो इस तरह से अपन डीएनए में उसमें पाए जाने वाले भौतिक गुणों को या फिजिकल कैरेक्टर्स को आसानी से समझा सकते हैं, जिसमें से इसकी सुपर कोइलिंग है, समायवता या आइसोमराइजेशन है, और विकृतीकरण, जिसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो ये थे डीएनए के फिजिकल कैरेक्टर्स। अब अपन बात करेंगे कि जो डीएनए है उसका प्रतिलिपिकरण, जिसे बोलते हैं पुनरावृत्ति या डुप्लीकेशन, वो कैसे होता है। ये जो टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए पुनरावृत्ति, यह आपके बॉटनी में भी चलता है, अपनी जूलॉजी में भी है, अपने 11th-12th में भी पढ़ा है, और अब आगे भी अगर आप इस लाइफ साइंस से जुड़े हुए हो तो आगे भी ये टॉपिक चलते रहेंगे। तो ये कॉमन टॉपिक्स है जो अपन को बार बार पढ़ने होते हैं। तो सही यही रहेगा कि इन टॉपिक को एक बार अपन अच्छे से समझ लें,
तो बार बार अपने ये दिक्कत भी नहीं आएगी। तो नेक्स्ट इसी में टॉपिक है अपना डीएनए की पुनरावृत्ति। डीएनए की पुनरावृत्ति जिसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, इसका नाम आपने सुना होगा पहले भी। तो ये होता क्या है, कैसे इसकी क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म होती है, उसको अपन डायग्राम बनाकर अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए, ऐसे तो नौबत नहीं आने दूंगा मैं, लेकिन फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, और आपके लिए ये भी सुविधा है कि अगर आपको कॉलेज आना है, कॉलेज आकर कुछ डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप कॉलेज भी आके डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुना, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए पुनरावृत्ति होती क्या है। प्रत्येक डीएनए के मॉलिक्यूल में खुद की कॉपी बनाने या प्रतिकृति बनाने का गुण होता है। क्या होता है, प्रत्येक डीएनए में अपनी कॉपी या प्रतिकृति बनाने का गुण होता है। खुद की कॉपी, फोटोकॉपी निकालते हैं तो उसकी सेम टू सेम निकलती है मेन कॉपी की वो, तो या तो अपनी कॉपी बनाएगा या अपनी प्रतिकृति, बात एक ही है। बनाने का गुण होता है डीएनए में, जिसे डीएनए प्रतिलिपिकरण, क्या बोलेंगे, डीएनए प्रतिलिपिकरण। प्रतिलिपिकरण को क्या बोलते हैं अपन, रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी डीएनए के प्रत्येक मॉलिक्यूल में, अणु में स्वयं की कॉपी या प्रतिकृति बनाने का गुण होता है। डीएनए के इस रिएक्शन को या इस गुण को डीएनए प्रतिलिपिकरण या रेप्लिकेशन कहा जाता है। इसे या इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन को डीएनए का द्विगुणन, द्विगुणन मतलब अपनी एक संख्या से डबल हो जाना, द्विगुणन, इसे अपन बोलेंगे डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको पूछे पुनरावृत्ति मीन्स रेप्लिकेशन, अगर आपको पूछे प्रतिकृति बनाना या प्रतिलिपिकरण या डुप्लीकेशन या द्विगुणन, तो बात एक ही है, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए का अपनी सेम टू सेम प्रतिकृति बनाना क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन बोल दो उसको, या प्रतिलिपिकरण बोल दो उसको, या द्विगुणन बोल दो, या डुप्लीकेशन बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, यह जो डीएनए रेप्लिकेशन है, यह सेल की सामान्य अवस्था इंटरफेज में अपन को दिखाई देती है। सेल की इंटरफेज, इंटरफेज को अपन बोलते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था जो एक कोशिका की सामान्य अवस्था होती है जिसमें सेल विभाजन नहीं करती है, उस अवस्था में यह डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन को अपन आसानी से देख सकते हैं, या इस अवस्था में यह रिएक्शन नॉर्मली होती रहती है। ठीक है, यह डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन सेमी कंजर्वेटिव मेथड द्वारा होती है। कौन से मेथड द्वारा, अर्ध संरक्षी विधि, इसका जिक्र शायद मैंने आपके सामने पहले भी किया था। अर्ध संरक्षी यानी कि आधा भाग संरक्षित रहता है। ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है,
जैसे एक स्ट्रैंड ये है, एक ये है, इसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना है और एक स्ट्रैंड नया बना है। जैसे डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक ये है, दूसरा ये है। अब प्रतिकृति रेप्लिकेशन बनेगा तो इससे यहाँ पे कुंडलन खुला इस भाग से, तो इस भाग पे ये नया स्ट्रैंड बना, इसमें ये नया स्ट्रैंड बना, तो एक पुराना है एक नया है, एक पुराना है एक नया है। तो अपन बोल सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में आधा भाग डीएनए का संरक्षित रहता है, यानी कि एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक नया होता है। इसीलिए इस विधि को क्या बोलते हैं? अर्ध संरक्षी विधि। इंग्लिश में इसे बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड। क्या बोलेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मेथड, यानी कि अर्ध संरक्षी विधि से होती है। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन हो रही है डीएनए में, यह अर्ध संरक्षी विधि जिसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होती है। ठीक है, जिसमें अपन ये बता सकते हैं कि एक स्ट्रैंड तो पुराना होता है, ओल्ड होता है, या तथा दूसरा स्ट्रैंड न्यू होता है, नया बनता है। इसीलिए इसको अर्ध संरक्षी विधि या सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहा जाता है। जबकि यह डीएनए रेपियर या डीएनए में सुधार वाली रिएक्शन होती है, जो डीएनए रिपेयर वाली जो रिएक्शन होती है, उसमें यह अर्ध संरक्षी विधि से न होकर नॉन कंजर्वेटिव मेथड यानी असंरक्षी विधि से ये रिएक्शन होती है। तो अपन इसमें आगे ये भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? डीएनए रिपेयर जिसे बोलते हैं सुधार। डीएनए में कुछ कमी हो जाए तो उसमें सुधार किया जाता है, इसे बोलते हैं डीएनए रिपेयर। इसमें यह नॉन कंजर्वेटिव मेथड से होती है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रैंड पुराना है एक नया है, दोनों स्ट्रैंड उसमें पुराने मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये अपन ने एक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में सामान्य जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली है कि ये क्या होता है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है, यह कोशिका की कौन सी अवस्था में होती है ये रिएक्शन, और ये कौन से मेथड द्वारा होती है, ये अपन ने जान लिया है आसानी से। अब अपन बात करेंगे इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इस रिएक्शन को समझने के लिए अपन इस रिएक्शन को कुछ स्टेप्स में डिवाइड कर देंगे ताकि अपने आसानी से समझ में आ जाए। इतना तो समझ में आ गया होगा आपके, नो डाउट। मैम मार्कर। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन इसकी। रिएक्शन की कैसे होती है, तो इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप है, ध्यान से समझना, डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन के दौरान डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स जो चेन्स होती है, जो सूत्र होते हैं, उनके जो नाइट्रोजनिक क्षारक है उनके बीच के जो बंध है वो वियोजित या डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण डीएनए की दोनों जो चेन्स है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। यानी कि ये डीएनए है, अपन जानते हैं कि ये डीएनए की जो डीएनए है यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम होता क्या है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं इनके मध्य के या बीच के जो यहाँ पे जो क्षारकों के बीच
जैसे यहाँ पे एडेनिन और डबल बॉन्ड थायमीन है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के जो नाइट्रोजनिक क्षारक है, इनके बीच के दो ये जो बंध है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, यह वियोजित क्या होंगे, वियोजित, जिसे बोलते हैं अपन डिसोसिएट, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, दोनों जो न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है, ये एक दूसरे से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट स्टेप तो ये है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होगी, फिर सेकंड स्टेप क्या होगी कि जैसे ही ये दोनों चेन्स अलग अलग हुई तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री को बोलते हैं अपन पूरक। जैसे ही इनके मध्य के फर्स्ट स्टेप में इनके नाइट्रोजनिक क्षारकों के मध्य के जो बंध थे हाइड्रोजन बंध, यह वियोजित या डिसोसिएट हुए, तो ये दोनों चेन्स अलग अलग हो गई। ठीक है, इतना क्लियर है। यह हुआ फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों जो अलग हुई जो चेन्स है डीएनए की, यह एक दूसरे की पूरक, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर इसमें पूरक कैसे, अब आप पूछोगे सर पूरक कैसे होगी, तो इसमें अपन को पता है, जैसे मान लो कि इस सूत्र पे या इस चेन पे एडेनिन क्षारक है, तो इस पे कौन सा होगा, थायमीन, तो अपने आप पूरक हो गई। इस पे प्यूरिन है, इस पे पिरिमिडीन है, तो इसलिए इसे बोलते हैं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होना या पूरक होना। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यह जो चेन्स है यह नए न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनिक क्षारकों के लिए एक सांचे या टेम्पलेट का वर्क करती है। यह चेन्स नए नाइट्रोजनी बेसेस के लिए एक सांचे, जिसे ईंट बनाने का सांचा होता है उसके समान ये एक सांचे या टेम्पलेट का वर्क करती है। टेम्पलेट का मतलब भी सांचा ही होता है। तो थर्ड स्टेप में अपने समझा कि ये दोनों चेन्स हैं, यह नए नाइट्रोजनिक क्षारकों के लिए या नई न्यूक्लियोटाइड चेन्स के लिए एक सांचे या टेम्पलेट का वर्क करती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये जो डीएनए है इसमें एक हेलिकेज एंजाइम का नाम सुना होगा आपने, एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है कि यह एक अकुंडलन एंजाइम होता है, यानी कि यह डीएनए में पाए जाने वाले कुंडलन को खोलने का काम करता है, यह हेलिकेज एंजाइम। तो यह हेलिकेज एंजाइम डीएनए के दोहरा सर्पिल, ध्यान देना, डीएनए के दोहरे सर्पिल के एक छोटे से भाग से खोलता है। यानी जो हेलिकेज एंजाइम है यह डीएनए में पाए जाने वाले दोहरे सर्पिल, दो सर्पिल यानी एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में मिलकर एक कुंडलन बना रहे हैं, इसको एक छोटे से भाग से खोलने का काम करता है। जैसे यहाँ इस भाग से खोल दिया, धीरे धीरे कुंडलन, जैसे रस्सी में
बल लगा हुआ होता है तो उसमें बहुत सारे कुंडलन होते हैं, लेकिन जैसे अपन विपरीत बल लगाएंगे तो वो रस्सी की जो ऐंठन है, जो बल है उसमें वो खुलता जाएगा, तो रस्सी अपने आप उसके जो धागे हैं वो अलग अलग होते जाएंगे। जैसे आप चोटी बनाते हो सेम वैसी ही कहानी है। तो ये जो हेलिकेज एंजाइम है यह भी डीएनए के दोहरे सर्पिल के एक छोटे से भाग पर कुंडलन को खोलने का काम करता है या खोल देता है, ठीक है। जिसके कारण, उसके कारण क्या होगा, जिसके कारण दो प्रतिकृति, जिसके कारण दो प्रतिकृति द्विशाखा क्या बनेगी, प्रतिकृति द्विशाखा, जिसे अपन बोलते हैं रेप्लिकेटिंग फॉर्क। द्विशाखा को क्या बोलेंगे अपन, फॉर्क। जैसे मान लो कि ये दो शाखाएं बन गई है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इस वाले कुंडलन को हेलिकेज एंजाइम ने खोल दिया, ठीक है, जिसके कारण दो, एक तो ये वाली और एक ये वाली प्रतिकृति द्विशाखा या रेप्लिकेटिंग फॉर्क्स, ये अपन लड़ियां भी बोल सकते हैं, एक ये वाली लड़ और एक ये वाली लड़। लड़ जैसे पटाखों की लड़ होती है, सेम वैसे ही लड़ बनी हुई है, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, रेप्लिकेटिंग फॉर्क बन जाती है। क्लियर है। तो हेलिकेज एंजाइम के आपको कार्य भी पूछे तो आप आसानी से बता देना कि यह डीएनए के दोहरे सर्पिल के एक छोटे से भाग को खोलने का काम करता है, ठीक है। आगे ये फोर्थ स्टेप की बात कर ली अपन ने। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि जहां से डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन स्टार्ट होनी है उस पॉइंट को बोलते हैं आरंभन बिंदु। क्या बोलेंगे, आरंभन बिंदु, जिसे अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट, और क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट। जिस स्थान से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस स्थान से डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन स्टार्ट होनी है, जैसे यहां से हो रही है, यहां से हो रही है, तो इस भाग को बोलेंगे आरंभन बिंदु या इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट। तो ये चीज ध्यान रखना हमेशा, जहां से रेप्लिकेशन की क्रिया स्टार्ट होती है उस भाग को या उस बिंदु को आरंभन बिंदु या इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। क्लियर है यहां तक, ओके। सिक्स्थ स्टेप, आरंभन बिंदु या इनिशिएशन पॉइंट पर नए नए नाइट्रोजनी बेसेस या न्यूक्लियोटाइड चेन्स आकर तब तक नहीं जुड़ेगी जब तक एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमर इस आरंभन बिंदु पर आकर नहीं जुड़ जाएगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इस इनिशिएशन पॉइंट पर क्या आकर जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर जो डीएनए पर डिपेंड होता है, यानी कि इस भाग पर ये लो, ये है आरएनए प्राइमर, यानी कि जिस भाग से डीएनए की रेप्लिकेशन की क्रिया स्टार्ट हो रही थी, रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी, इसे अपन ओरिजिन पॉइंट बोल रहे थे या आरंभन बिंदु बोल रहे थे, ये वाला, इस भाग पर नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक तब तक आकर नहीं जुड़ सकते जब तक इस भाग पर, इस प्रारंभिक बिंदु पर, आरंभिक बिंदु पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमर आकर जुड़ नहीं जाता। जैसे ये जुड़ जाएगा तो नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक, नाइट्रोजनी बेसेस यहाँ पे जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना। ये जो आरएनए प्राइमर है यह लगभग 100 नाइट्रोजनी बेसेस का एक युग्म होता है। कितने? लगभग 100 नाइट्रोजनी बेसेस, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं एनबी, एन का मतलब नाइट्रोजनी, बी का मतलब बेस का एक
युग्म होता है, यानी एक समूह होता है 100 नाइट्रोजन बेसेस का जो आपस में मिलकर एक आरएनए प्राइमर बनाते हैं। तो ये चीज अपन को स्पेशली ध्यान रखनी है कि जब तक ये आरएनए प्राइमर इस प्रारंभिक बिंदु पर आकर नहीं जुड़ेगा तब तक डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती। इसके बिना डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो अपन ने 6 स्टेप तो क्लियर कर ली है। अब आगे देखते हैं अपन 7 नंबर की स्टेप। फिर लास्ट में अपन एक अच्छा सा डायग्राम भी बनाएंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको सामने एक टेम्पररी डायग्राम बना रखा है। फिर अगली स्टेप में क्या होगा कि नए नए नाइट्रोजनी बेसेस डीएनए के स्ट्रैंड पर 5 डेज से 3 डेज दिशा में जुड़ते चले जाते हैं। जैसे मान लो ये 3 डेज है, ये 5 डेज है, ये 5 डेज है, ये 3 डेज है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक डीएनए के एक स्ट्रैंड पर, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो एक स्ट्रैंड मान लो कि मैं ये वाला ले रहा हूं 5 से, ये नया स्ट्रैंड है तो ये 5 से 3 हो गया, ये 3 से 5 हो गया। तो मैं बोल रहा हूं कि एक डीएनए के स्ट्रैंड पर नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक 5 डेज से 3 डेज दिशा में, 5 से 3 डेज दिशा में, यानी कि इस दिशा में 5 से 3 और 3 से 5 दिशा में तो जुड़ते चले जाते हैं और एक नया पुत्री स्ट्रैंड या डॉटर स्ट्रैंड बनाते हैं। जैसे यहां पे बना लिया ऐसे, ये वाला। ठीक है, यह जो नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ रहे हैं इनमें हेल्प कर रहा है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है 3rd। ये जो नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ रहे हैं जिनके कारण इस ओल्ड स्ट्रैंड पर नए डीएनए के स्ट्रैंड बन रहा है, ये बन रहा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3rd की उपस्थिति में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना 8 नंबर की स्टेप। अग्रगामी जिसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, यानी डीएनए का वह स्ट्रैंड जिस पर नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक कंटिन्यूस लगातार जुड़ रहे हैं, यानी कि इस वाले भाग पर नए नए नाइट्रोजनिक क्षारक अगर कंटिन्यूस जुड़ रहे हैं, बीच में कोई गैप नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रैंड क्या कहलाएंगे? अग्रगामी, यानी आगे की ओर, ये चिन्ह आगे की ओर जा रहा है तो अग्रगामी या लीडिंग स्ट्रैंड्स कहलाते हैं। ये स्टूडेंट्स कैसे बन रहे हैं? कंटिन्यूस बन रहे हैं। कंटिन्यूस मीन्स लगातार। तो ऐसे स्ट्रैंड्स क्या कहलाएंगे? अग्रगामी या लीडिंग स्ट्रैंड्स कहलाएंगे। दिशा कौन सी है? 5 days to 3 days, ये दिशा अग्रगामी। लेकिन कुछ स्ट्रैंड्स कंटिन्यूस न बनकर खंडों में बनते हैं, खंडों में बनते हैं। कौन सी दिशा में? 3 days to 5 days दिशा में। ऐसे स्ट्रैंड्स क्या कहलाएंगे? लैगिंग स्ट्रैंड्स, जिन्हें बोलते हैं लैगिंग को पश्चगामी, यानी पीछे की ओर, यानी कि किस दिशा में? इस दिशा में। अग्रगामी यानी जो जहां पे मेन डीएनए है उसकी दिशा में अगर बन रहा है तो अग्रगामी होगा। पश्चगामी कौन सी दिशा में होगा?
मेन स्ट्रैंड से पीछे की ओर, तो पश्चगामी। तो अग्रगामी तो लीडिंग स्ट्रैंड और पश्चगामी लैगिंग स्ट्रैंड्स कहलाएंगे। ठीक है, ये खंडों में बनते हैं, तो सबसे इन खंडों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। ये जो खंड बन रहे हैं इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पे जो स्ट्रैंड बन रहे हैं ये खंडों में बन रहे हैं, जैसे एक टुकड़ा बन गया, फिर एक टुकड़ा बन गया, फिर एक टुकड़ा बन गया। पहले वाले में तो कंटिन्यूस बन रहे थे सतत, लेकिन इसमें खंडों में बन रहे हैं। तो इन खंडों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब है खंड, फ्रेगमेंट्स मीन्स खंड। इन खंडों की खोज रीजी ओकाजाकी ने 1968 ईस्वी में की थी, इसीलिए उनके सम्मान में इनका नाम भी क्या रख दिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। खोज किसने की थी, रीजी ओकाजाकी। कौन सी ईयर में, 1968 ईस्वी में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी क्यों बोला जाता है, इसकी खोज किसने की थी। तो रीजी ओकाजाकी ने सन 1968 में इन खंडों की खोज की थी, जिनके सम्मान में इन खंडों का नाम क्या रख दिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यह खंडों में बनते हैं, टुकड़ों में बनते हैं, जिनको नेक्स्ट स्टेप में लाइगेज एंजाइम द्वारा भर दिया जाता है। तो क्या बोलेंगे, इन खंडों को लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाएगा या भर दिया जाएगा। और बाद में यह दोनों स्ट्रैंड्स जो नए बने हैं, ये पुराने स्ट्रैंड्स के साथ, या ये जब डीएनए रेप्लिकेशन पूर्ण हो जाएगा तो इनमें फिर से सीडी नुमा सर्पिल बन जाएगा, जो मेन डीएनए से भी अलग हो जाएगा। पहले एक डीएनए था, इसकी सेम टू सेम कॉपी अब ये वाली भी बन जाती है। तो इस तरह से अपन आसानी से डीएनए रेप्लिकेशन की रिएक्शन को इन स्टेप्स के माध्यम से समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि अग्रगामी रज्जुक जो होते हैं उन्हें लीडिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं, जो लगातार बनते हैं, उनमें बीच में गैप नहीं होते हैं, इसलिए इनको लीडिंग स्ट्रैंड्स बोलते हैं अग्रगामी। और जो पश्चगामी खंड होते हैं, जिन्हें अपन लैगिंग स्ट्रैंड्स बोल रहे हैं, ये खंडों में बनते हैं, इसलिए इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहा जाता है। इनकी खोज रिजी ओकाजाकी ने की थी, इसलिए इनके सम्मान में इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें रह जाते हैं अपनी ओनली डायग्राम्स। ये तो मैंने आउटलाइन बता रखा है, डायग्राम्स कैसे बनेंगे वो भी बना लेते हैं अपन, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक डायग्राम तो जो अपन ने यहां पे बना लिया था वही है, जैसे ये कोई डीएनए है, इसके सूत्र यहां से खुल चुके हैं, यहां पे नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, फाइव डेज 3 डेज, ये नाइट्रोजनिक क्षारक है इसमें। तो एक तो डायग्राम अपन ये बना सकते हैं, यहां पे अपन लिख सकते हैं ओल्ड स्ट्रैंड, और ये वाला न्यू स्ट्रैंड। ये वाला भाग है आरंभन बिंदु, जिसे अपन बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट। तो इस तरह से अपन एक ये डायग्राम बनाकर भी डीएनए रेप्लिकेशन को बता सकते हैं।
दूसरा, अगर इसी डायग्राम को अगर और अधिक आवर्धित करके देखें तो कैसा दिखाई देगा अपन को, वाई के समान, ऐसे। ये डायग्राम शायद आपने पहले भी बनाया होगा, फिर से अपन रिपीट कर रहे हैं। ये 3 days, ये 5 days, ये 3 days, ये 5 days। एक स्ट्रैंड पश्चिम दिशा में बन रहा था, पश्चिमगामी, 5 days to 3 days, 3 days, ये 5 days, ये 3 days। यहाँ पे ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये आरएनए प्राइमर इनिशिएशन पॉइंट पे आके जुड़ रहा है, आरएनए प्राइमर। ये है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कौन सा, 3rd। और यहाँ पर यह है डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, यानी डीएनए को जोड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स भी भाग लेते हैं जो इस प्रारंभिक बिंदु पे जुड़ रहा है। इसे अपन क्या बोलेंगे, इस भाग को ओरिजिन पॉइंट। क्लियर है? जो मैंने थ्योरी में समझाया है वही आपके सामने लिख रहा हूं मैं। ये एक स्ट्रैंड 5 to 3 days दिशा में, ये दिशा ध्यान रखना, 5 days to 3 days दिशा में खंडों में बन रहा है, इनको बोलेंगे अपन लेगिंग स्ट्रैंड, जिन्हें अपन बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है? और दूसरा ये वाला लेडिंग स्ट्रैंड, ये वाला कंटिन्यूस बन रहा है, ये लेडिंग स्ट्रैंड है, ये खंडों में बन रहा है इसलिए लेगिंग स्ट्रैंड या पश्चगामी स्ट्रैंड है। इस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये अग्र दिशा में इसलिए लेडिंग, ये पश्चिम दिशा में इसलिए लेगिंग। इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं, जिनको बाद में लाइगेज एंजाइम द्वारा भर दिया जाएगा। यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है ओरिजिन पॉइंट पर या आरंभन बिंदु पर। साथ ही मैंने कहा था डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3rd की उपस्थिति में नए नए नाइट्रोजन सरक जुड़ते हैं, जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ भाग लेते हैं इसमें, जो डीएनए पॉलीमरेज को इस प्रारंभिक बिंदु पर जोड़ने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से अपन ये डायग्राम बनाकर डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया को आसानी से समझा सकते हैं। इसका नेक्स्ट डायग्राम और बना सकते हैं अपन इसके नीचे, सेम ऐसा ही, लेकिन उसमें चेंज क्या करेंगे अपन, ये जो आरएनए प्राइमर है इसको अलग हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो इन खंडों को भर देगा, इन खंडों को भर देगा। तो जैसे ही डीएनए खंड भरेंगे लाइगेज एंजाइम के माध्यम से, तो ये नया जो स्ट्रैंड बना है, डीएनए की जो रेप्लिका बनी है, जो प्रतिकृति बनी है, यह मुख्य डीएनए से अलग हो जाएगी। तो ये आरएनए प्राइमर भी इस प्रारंभिक बिंदु से हट जाएगा, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स भी हट जाएंगे, ये डीएनए पॉलीमरेज भी हट जाएगा और एक डीएनए की प्रतिकृति बनके तैयार हो जाएगी। तो ये नीचे इसके सेम डायग्राम अपन बना देंगे। क्लियर? समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आए ये डायग्राम्स तो आप नोट्स में देख लेना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।